हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम आर्थिक विचारों के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे प्राचीन काल से लेके अब तक 21वीं शताब्दी तक इस विचारों ने आर्थिक विचारों ने कैसे फ- विकसित रूप धारण किया और कैसे फला फूला। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो अर्थशास्त्र है कोई एक विशेष विषय के रूप में नहीं था। ये एक फ़िलॉसफ़ी का पार्ट था और ये फ़िलॉसफ़ी का पार्ट 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य रहा, जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ। उस समय प्राचीन विचारकों ने जो समकालीन समस्याएं थी उन पर अपने विचार प्रस्तुत करे। उन समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने सिद्धांत भी प्रस्तुत करे। उन सिद्धांतों को कुछ राजनीतिक परिदृश्य में भी लागू किया गया, जिससे समाज का कल्याण हो सके, जिससे राजनीतिक अर्थशास्त्र का उदय हुआ। इन्हीं विचारों को हम कालक्रम के हिसाब से अध्ययन करेंगे। ये अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई एग्ज़ाम्स जैसे यूजीसी नेट में ये आर्थिक विचारों को एक क्रम के हिसाब से, कालक्रम के हिसाब से अरेंज करने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हीं विचारकों को हम कालक्रम के हिसाब से अध्ययन करेंगे। 500 ईस्वी से पहले जो प्राचीन आर्थिक विचारक हुए उनका अध्ययन करेंगे, जो 500 ईस्वी से पहले हुए। 500 से 1500 ईस्वी के मध्यकालीन आर्थिक विचारकों का अध्ययन करेंगे। 16वीं से 18वीं शताब्दी जो वाणिज्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी हम उस समय का जो दौर था वाणिज्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, उस समय के आर्थिक विचारकों का क्या विचार था, ये अध्ययन करेंगे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो क्लासिकल या प्रतिष्ठित, जिसमें मार्शल हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, उनका अध्ययन करेंगे। एक टाइमलाइन के हिसाब से 18वीं और 19वीं शताब्दी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे समय के पहले यानी 17वीं 18वीं शताब्दी से पहले उनको प्री क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कह देते हैं, और जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के बाद थे उनको कहते हैं न्यू क्लासिकल, क्योंकि उन्होंने उसी को मॉडिफाई रूप में अपने विचार प्रस्तुत करे। फिर 19वीं सेंचुरी में अल्टरनेटिव स्कूल्स आते हैं। स्कूल्स में उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो एक ही थॉट को कई लोगों ने समर्थन प्रदान किया, तो वो स्कूल्स रूप धारण कर लिया उसने। 20वीं शताब्दी के मध्य तक विश्व युद्ध, रूसी और जर्मनी क्रांति और महामंदी का दौर था। उस समय के आर्थिक विचारकों ने क्या सिद्धांत प्रस्तुत करे, उसका अध्ययन करेंगे। 20वीं शताब्दी में कीन्सवाद, शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, खेल उत्पत्ति और विकास। 20वीं सदी के मध्य से अंत तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और वैश्वीकरण। 21वीं सदी में 2008 के बाद का वित्तीय संकट। तो इस कालक्रम के हिसाब से जितने भी अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत करे, उन सिद्धांतों को उस समय के समकालीन राजाओं द्वारा या प्रशासन द्वारा अपने समाज के कल्याण के लिए लागू किया गया, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला जो 500 ईस्वी से पूर्व के आर्थिक विचार। यहाँ उस समय प्राचीन ग्रीस में जहाँ अलेक्जेंडर ग्रेट हुए, जिनके पिताजी फिलिप सेकंड थे, उन्होंने अपने विचार कि कैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपना एम्पायर ग्रीस से लेके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक विस्तार किया। जो हम लैटिन वर्ड पढ़ते हैं ये भी ग्रीस की ही देन है। ग्रीस ने अल्फ़ाबेट, मेजरमेंट, टेम्पल्स, इनका विकास सबसे पहले किया। आगे हम चाइना के संबंध में पढ़ते हैं। चाइना में फैनली हुए, जिसने व्यापार के संबंध में गोल्डन रूल स्थापित किया। उस समय जो एक चर्चा हुई थी नमक और लोहे के ऊपर, जिसमें ये हुआ था कि इनके ऊपर राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो लेजिस फेयर जो प्रतिष्ठित यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग रहा।
यह अध्ययन करेंगे। भारत के परिदृश्य में भी, वेदों में भी आर्थिक विचार का जिक्र मिलता है। तो जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसमें थोड़ा बहुत जिक्र होता है, लेकिन जो बाद का सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, इसमें ज़्यादातर जिक्र मिलता है आर्थिक विचार का। चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें भी आर्थिक विचार का सिद्धांत का जिक्र मिलता है, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी। अगला पॉइंट है ग्रीको रोमन वर्ल्ड। जो ग्रीको रोमन वर्ल्ड है, दो वर्ड है इसमें, ग्रीको और रोमन। जो ग्रीक है यानी कि प्राचीन ग्रीस, एक प्राचीन ग्रीस जो है ये उनको रेफ़र करता है, उस समय को रेफ़र करता है जहाँ की कल्चर, भाषा 8वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से लेके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक फली फूली या विकसित रही। और जो ग्रीको रोमन है, ये उस समय को रेफ़र करता है जिस समय की सभ्यता, कल्चर, जब रोमन साम्राज्य ने सेकंड ईसा पूर्व में ग्रीक को जीत लिया। अब ग्रीक को जीतने के बाद ये ग्रीको रोमन वर्ल्ड बन गया, जिसमें प्लेटो हुए। प्लेटो ने रिपब्लिक, जो एक डायलॉग में है, बातचीत की भाषा में है, वो लिखी। यह भी काफ़ी फेमस रहा, क्योंकि रिपब्लिक में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की। आदर्श राज्य की स्थापना जिसके द्वारा शासित होगी वो आदर्श राजा होगा। हालांकि ये भी एक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बुक है, लेकिन इसमें भी उस आदर्श राजा, जो एक आदर्श राज्य की स्थापना करेगा, तो उसका राजनीतिक परिदृश्य कैसा होगा, यानी कि राजनीतिक व्यवहार कैसा होगा अपने समाज के कल्याण के लिए। तो आर्थिक परिदृश्य में उसने एक श्रम विशिष्टीकरण और उत्पाद के बारे में बताया। श्रम विशिष्टीकरण वो चीज़ है कि जो लोग जिस कार्य में कुशल हैं, जिस उत्पादन में अधिक कुशल हैं, उनको उसी कार्य में लगाया जाए, जिससे कम से कम समय में अधिक उत्पादन संभव हो सके। प्लेटो ने सामान्य स्वामित्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। धन को अधिक महत्वपूर्ण बताया, धन की क्रेडिट सिद्धांत के बारे में जिक्र किया। जोसेफ शुम्पीटर लिखते हैं कि प्लेटो धन की क्रेडिट सिद्धांत के पहले ज्ञात वकील थे। ऐसे ग्रीको रोमन वर्ल्ड में अगले विचारक हुए अरस्तु। अरस्तु ने प्लेटो के जो आदर्श राज्य के मॉडल है उसकी आलोचना की और बताया कि यह मॉडल कुलीन तंत्रीय अभिशाप है। लेकिन अरस्तु ने निश्चित तौर पर यह कहा कि जो स्वामित्व है वो सामूहिक रूप से होना चाहिए, लेकिन कहा यह कि मानव स्वभाव की दुष्टता कारण ऐसा संभव नहीं हो सकता। अरस्तु ने आगे ये कहा कि यह स्पष्ट रूप से बेहतर है कि संपत्ति तो निजी होनी चाहिए, लेकिन इसका उपयोग सामान्य होना चाहिए। और जो विधायक यानी कि जो कानून का निर्माण करते हैं, उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए कानून लिखते समय, कि वो अपने कानून के माध्यम से मनुष्य में जो सामूहिक स्वामित्व है, यानी कि सामूहिक स्वामित्व का अभिप्राय यह है कि जन भागीदारी, किसी भी कार्य में अधिक से अधिक जन भागीदारी होनी चाहिए। जन भागीदारी का उद्देश्य कल्याण से, तो उस कानून का निर्माण का जो उद्देश्य होना चाहिए वो मनुष्य में परोपकारी स्वभाव को पैदा करना होना चाहिए। अरस्तु ने केवल धन संचय के लिए खुदरा व्यापार का विनियम की निंदा की, उन्होंने इसे अपमानजनक बताया। अरस्तु सूदखोरी को अत्यधिक नापसंद किया। उन्होंने एकाधिकार का भी समर्थन नहीं किया। अरस्तु ने जो प्लेटो की जो धन के क्रेडिट सिद्धांत है उनको खारिज कर दिया। उन्होंने यह बताया कि धन
उन वस्तुओं से मूल्य प्राप्त नहीं करती जिस पर वो आधारित होती है। आगे की वीडियो में हम 500 से 1500 ईस्वी के मध्य जो आर्थिक विचारक हुए उसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आपको किसी भी टॉपिक पर अगर समझ में नहीं आया है तो उस पूछ सकते हैं। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।